दोस्तों बीते कितने सालों से हम सोच रहे थे कि एप्पल फोल्डेबल फ़ोन भी लेके आएगा, लेकिन वो साल दर साल ऐसे ही निकलते चले गए टाइम। लेकिन ऐसा लग रहा है कि टिम कुक अब जाते जाते आईफोन फोल्डेबल भी लेके आने वाले हैं, जिसका नाम आईफोन अल्ट्रा होगा। दरअसल इसका कुछ लीक सामने निकल कर आया जो कि कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये कुछ इस डिज़ाइन में होगा, जो कि थोड़ा सा आपको बॉक्सी टाइप का डिज़ाइन लग सकता है, लेकिन बाद में जब हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो ये कुछ सैमसंग के फ्लिप जैसा हो जाएगा, जैसा कि सैमसंग का फ्लिप है। हालांकि ये करीबन 7.8 इंच की डिस्प्ले के साथ में आएगा, जो कि देखने पर अंदाज़ा लग रहा है। इसके अंदर बाकी सारे जो फीचर होते हैं आईफोन के अंदर वो तो मिलेंगे ही, लेकिन इसका प्राइस तक लोग गैस कर रहे हैं कि ये 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में हो सकता है। ऐसी गैसेस चल रही हैं अब इंटरनेट के ऊपर इस डिज़ाइन को देख के। हालांकि डिज़ाइन देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि यार ये तो काफ़ी ज़्यादा मतलब चौड़ा लग रहा है और बॉक्सी टाइप का डिज़ाइन है, क्या ये पॉकेट में आएगा नहीं आएगा, वो चीज़ें एक साइड है। लेकिन एप्पल जब भी कुछ चीज़ लॉन्च करता है, सिवाय उनका जो विजन प्रो था, बाकी सारी चीज़ें तो उनकी हिट ही हुई हैं मोस्टली। तो यहाँ पर आईफोन की बात की जाए जिसपे एक बड़ा प्राइस टैग लग जाता है, और उसके बाद में जब लोग निकाल के दिखाएंगे भैया ये तो मेरे पास फोल्डेबल है, तेरे पास सिंपल सा है, वो चीज़ तो है। लेकिन ऐसा है कि भैया आईफोन जब भी आता है तो कुछ ना कुछ धमाल करके ही जाता है, चाहे उसमें 10 कमियां निकाल दें हम। जैसे ही वो लॉन्च हो जाता है वो फिर भी बिकता है, वो फिर भी चलता है, उसकी सेल फिर भी बहुत ही हिट जाती है। दोस्तों एनवीडिया कंप्यूटर की मार्केट के अंदर एनवीडिया AMD की जो डुओपोली कह सकते हो उसको हटा सकता है, क्योंकि इन्होंने अब कंप्यूटर ही अपना निकाल दिया है, जिसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप कर ली है कई सारी कंपनीज के साथ में। चाहे HP की बात करो, डेल की बात करो, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस की बात करो, एसुस की करो, MSI की करो, जिसके अंदर ये बेसिकली आप कह सकते हो पूरा का पूरा मदरबोर्ड सब कुछ कंपोनेंट लगा के ही दे रहा है एक तरीके से, क्योंकि इन्होंने एक सुपर चिप तैयार कर दी है जिसका नाम एनवीडिया RTX स्पार्क है। और इसके अंदर आपको एनवीडिया का ग्रेस CPU देखने को मिल जाएगा, जो कि लैपटॉप का ब्रेन होगा। और इसकी खास बात यह है ये 20 कोर यानी 20 कोर का आर्म्ड बेस प्रोसेसर होगा, जो कि एनवीडिया ने ही तैयार किया है। इसके बाद में इन्हीं का GPU होगा, जो कि ब्लैकवेल RTX GPU होने वाला है, जिसके अंदर 6000 से भी ज्यादा कूडा कोर होंगे। तो आप समझ सकते हो कितनी पावर रहेगी इसके अंदर। इसी के साथ साथ रैम भी इन्हीं की होगी, और इसी के साथ साथ AI सॉफ्टवेयर के साथ में स्टैक करके देंगे ये पूरी की पूरी चिप को, जो कि सुपर चिप होगी, जो कि लैपटॉप बनाने में काम आएगी। और इन लैपटॉप को भी हम नॉर्मल लैपटॉप नहीं कह सकते, ये सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे लैपटॉप, जितनी पावर इनके अंदर रहने वाली है। और अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि आपको ChatGPT यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर इस तरीके का कंप्यूटर आप परचेस कर लेते हो, क्योंकि इसी के अंदर आप 4K की वीडियोस तक जनरेट कर सकते हो, इसमें जिस तरीके का AI एनवीडिया डाल के देगा। दोस्तों Xiaomi ने फाइनली अपने फ़ोन के अंदर अब एंड्रॉयड से आईफोन की शेयरिंग या फिर आईफोन से एंड्रॉयड की शेयरिंग स्टार्ट कर दी है, जिसकी इन्होंने वीडियो भी दिखाई है। दरअसल एयर ड्रॉप होता है आईफोन के अंदर, जिसकी वजह से आईफोन टू आईफोन तो वो बड़ी जल्दी शेयर कर लेते हैं, लेकिन जब एंड्रॉयड की बात होती है, एंड्रॉयड से आईफोन वालों को शेयर करने में जो फाइल वगैरह होती है, मीडिया होती है, वो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। आप व्हाट्सअप पे शेयर करने की सोचते हो, लेकिन वहाँ पर जो फोटो होती है, वीडियो होती है, वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है, जिसकी वजह से आपको एज इट इज़ अगर चाहिए तो उसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। लेकिन क्विक शेयर के अंदर ही इन्होंने अपने HyperOS 3 में कुछ इस तरीके की चीज़ें कर दी हैं कि आप एयर ड्रॉप से भी चीज़ें ले सकते हो आईफोन वाले से, और आईफोन वाले को दे सकते हो, चाहे आप कितनी भी बड़ी फाइल शेयर कर रहे हो। दोस्तों काफ़ी टाइम बाद एक ऐसी गेम आई है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा चुकी है गेमर्स का, जो है जेम्स बॉन्ड 007। और इसके लॉन्च होते ही सिर्फ एक दिन के अंदर ही ये 15 मिलियन कॉपीज बिक चुकी है। और जेम्स बॉन्ड एक बहुत पुरानी फ्रेंचाइजी आप कह सकते हो, इसकी मूवीज़ कई सारी चल रही है, और यहीं पर मूवीज़ जैसा ही इन्होंने एक गेम निकाल दिया है जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है गेमर्स द्वारा, जिसकी वजह से इतनी सारी कॉपीज़ एक दिन में ही बिक गई। दोस्तों सैमसंग की गैलेक्सी सीरीज की बात की जाए तो इनके कैमरे का डिजाइन S21 से लेकर S26 अल्ट्रा तक की अगर बात की जाए तो सेम ही लग रहा था, जो कि आप कह सकते हो वर्टिकल था। लेकिन अब इस डिज़ाइन को चेंज करके हॉरिजॉन्टल करा जा रहा है, जो कि S27 अल्ट्रा के अंदर किया जाएगा। तो ये एक नया चेंज आ रहा है कई सालों बाद सैमसंग के गैलेक्सी सीरीज़ के अंदर, जो कि बिल्कुल ही अलग कर देगा जो गैलेक्सी सीरीज़ थी उसके डिज़ाइन को, जो कि कई सालों से मतलब अगर आप बात करो S22 अल्ट्रा से लेकर अगर S20
6 अल्ट्रा की बात की जाए तो उसका जो कैमरे का डिज़ाइन है वो सेम ही लगता है। कोई बता नहीं सकता जिसको ज़्यादा ना पता हो कि ये कौन सा फ़ोन है, सारे ही उसको शायद सेम लगेंगे। दोस्तों आईपीएल फीवर फिलहाल के लिए तो खत्म हो चुका है क्योंकि आरसीबी जीत चुकी है। वो 2 दिन पहले ही मतलब संडे को हमने देख लिया था कि इस तरीके से जीते थे। लेकिन यहाँ पर जोमैटो स्विगी वाले बता रहे हैं कि भैया सबसे ज़्यादा हमारी अर्निंग अगर कभी होती है तो आईपीएल के टाइम होती है, क्योंकि बहुत ऑर्डर आते हैं। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि सिर्फ एक कस्टमर ने ही 2,14,000 का खाना खा लिया। इस तरीके का बिल जनरेट कर दिया कि मतलब वो शायद घर बैठ के सिर्फ आईपीएल ही देखता रहता था और उसके बाद में खाना मंगवाता रहता था। तो इतना बड़ा बिल उसका जनरेट हुआ। और दूसरे जो रेस्टोरेंट वाले हैं उनका भी यही मानना है कि हाँ भाई आईपीएल के वक्त में काफी ज्यादा ऑर्डर आते हैं। और यहीं पर आईपीएल की बात करोगे तो आरसीबी जीत तो गई, लेकिन जो टिम डेविड था उनको 50% मैच फी देनी पड़ गई। और इसी के साथ साथ उनके ऊपर एक मैच का बैन भी लगा दिया गया है। 2027 का जो आईपीएल होगा उसका पहला मैच वो बैन हो जाएंगे, वो नहीं खेलेंगे क्योंकि उन्होंने बर्फीला पानी अंपायर के ऊपर डाल दिया। वो किस वजह से डाला, शायद सेलिब्रेशन कर रहे थे, जिसकी एक्साइटमेंट में उन्होंने इस तरीके की हरकत कर दी। पहले उन्होंने अपने कोच के साथ में इस तरीके की हरकत करी, कोच को तो खैर कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो भी मजे में थे, वो भी एक्साइटमेंट में थे, वो भी सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, उन्हें ना कोई दिक्कत हुई। लेकिन यहाँ पर अंपायर को दिक्कत हो गई, जिन अंपायर के साथ में उन्होंने ऐसा किया, जिसके बाद में बीसीसीआई ने उनके ऊपर 50% का फाइन लगाया, मैच फी जो होती है, और इसी के साथ साथ एक मैच का बैन भी लगा दिया है नेक्स्ट आईपीएल के अंदर। दोस्तों गेटेड सोसाइटी में फ्लैट लेना तो आसान हो सकता है एक बार को, मैं नहीं कह रहा कि आसान होता है, एक बार को आसान हो सकता है कि चलो भाई ले लिया, लेकिन यहाँ पर जो मेंटेनेंस आपको भरनी पड़ती है हर महीने, उसके अंदर अब इजाफा किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर के अंदर अगर आप रहते हो, चाहे आप नोएडा में रहो, गुड़गांव के अंदर रहो या दिल्ली में रहो, तो वहाँ पर अब इसको हाइक किया जा रहा है, जो कि करीबन 3,000 रुपये पर मंथ भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर नए लेबर कोड और मिनिमम वेजेस को हाइक किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं 3,000 रुपये। जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 20% से लेकर 30% तक जंप कर सकती है, जहाँ पर अगर आप कहीं पर 2,000 रुपये पर मंथ दे रहे हो तो वहाँ पर अब आपको 3,000 रुपये पर मंथ देने पड़ सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि पर स्क्वायर फुट कितना बड़े फ्लैट के अंदर आप रहते हो, तो वो देखना पड़ेगा कि आपको फ्लैट कितने स्क्वायर फीट का है, उस हिसाब से आपको चार्ज किए जाएंगे। लेकिन इतनी बढ़ोतरी मिनिमम है जो कि की जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया के बाद में अब मलेशिया ने भी 1 जून 2026 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकटॉक, फेसबुक या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हार्मफुल कंटेंट, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन प्रेडिटर या फिर सोशल मीडिया एडिक्शन जो पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कत देते हैं, तो उन चीज़ों को रोकने के लिए अब इस रूल को लागू किया जा रहा है। यहाँ जो भी अपना अकाउंट बनाएगा, अब 16 साल से अगर उम्र बड़ी भी हो जाती है तो उसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि भैया उसकी एज क्या है। अगर एज वेरीफाई नहीं करते हो तो आप अकाउंट ही नहीं ओपन कर पाओगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक वगैरह कहीं पर भी। और यहाँ पर दोस्तों माउंट एवरेस्ट से एक वीडियो सामने निकल कर आ रही है जो कि हिलरी स्टेप का ट्रैफिक जाम दिखा रही है। मतलब माउंटेन इससे लोग बस कुछ मीटर दूर ही हैं और वहां पर ट्रैफिक जाम कुछ इस तरीके का लगा हुआ है, जो कि एक तरीके से डेथ थ्रेटनिंग है, क्योंकि इस जगह के ऊपर जहां पर आप खड़े हुए हो वहां से आपको जल्द से जल्द सबमिट करके वापस आना होता है। लेकिन यहाँ पर इस ट्रैफिक जाम की वजह से सभी स्लो हो चुके हैं और सभी का ऑक्सीजन सिलेंडर धीरे धीरे कम होता जा रहा है और एक तरीके से डेथ जोन भी होता है, क्योंकि 8,000 मीटर से ऊपर डेथ जोन ही आ जाता है। तो वहाँ पर आपका वाइटल ऑर्गन होते हैं वो काउंटडाउन शुरू कर चुके होते हैं, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करते हैं वहाँ पर उतना, जिसकी वजह से आपको जल्द से जल्द नीचे आना होता है। लेकिन यहाँ पर इस ट्रैफिक जाम की वजह से, जो कि मतलब एक स्मॉल विंडो होती है आजकल तो माउंट एवरेस्ट की, मतलब आप कह लो 14 मई से लेकर 29 मई, मतलब 15-20 दिन का ही विंडो होती है कि आपको तभी सबमिट करना है और उसके अंदर वेदर भी चेक किया जाता है, कौन सा वेदर अच्छा है कौन सा नहीं है। तो वो सारी चीज़ें देख के सभी कुछ छोड़ा जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके का जाम हो रहा है जैसे कि मनाली में पहुँच चुके हैं। मनाली, केदारनाथ, हर जगह तो जाम हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ के ऊपर भी इस तरीके का ट्रैफिक जाम है। हालांकि मैं बात बहुत करना चाहता हूँ इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब बताई जा सकती है माउंट एवरेस्ट के इस ट्रैफिक जाम को लेकर और क्राउड को लेकर कि क्या रिस्क लेकर आते हैं। मतलब अच्छे अच्छे क्लाइंबर इसी वजह से मरते हैं, क्योंकि उनका ऑक्सीजन टैंक खाली हो जाता है इस जाम की वजह से। जो आपको खबर मिलती है ना कि ये चला गया वो चला गया, इस वजह से ही खबर मिलती है, क्योंकि इस ट्रैफिक जाम में वो फंस जाते हैं जो अच्छे क्लाइंबर होते हैं, जो तेज़ी
से चढ़ के वापस भी आ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो स्लो होते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं इस जगह के ऊपर, वो भी क्योंकि समिट करना चाहते हैं। भैया पैसा इतना लगा दिया है कि वो समिट करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से जो अच्छे क्लाइंबर होते हैं वो बीच में फंस जाते हैं और वो इस ट्रैफिक जाम का शिकार बन जाते हैं।